चुनावी साल में हरियाणा को एक और सौगात। पीएम मनमोहन ने फतेहाबाद के गोरखपुर में रखी न्यूक्लियर प्लांट की आधारशिला। भारतीय तकनीक से करीब 21,000 करोड़ की लागत से तैयार होगी पहली 2 यूनिट। बिजली की कमी से मिलेगी निजात। इनेलो नेता मांगेराम गुप्ता का बयान। बोले ओम प्रकाश चौटाला के कहने पर इनेलो में आया। इनेलो की नीतियों से कभी नहीं हुआ प्रभावित। सीडी कांड को लेकर लोकायुक्त से मिले अशोक अरोड़ा और सीपीएस फौजी। लोकायुक्त ने मांगे पुख्ता सबूत। मिशन हरियाणा पर आम आदमी पार्टी योगेंद्र यादव ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा जाति और धर्म से ऊपर उठकर दी जाए वोट। गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने फिर साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। बोले पैसे का सदुपयोग हो तो पूरा हरियाणा बन सकता है खुशहाल। सोनीपत में फिर दिखा रफ्तार का कहर। अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत। और नाच गाकर मनाई जा रही है लोहड़ी। देश और विदेश में धूम। नमस्कार एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा टुडे के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे तमाम बड़ी खबरों पर। हरियाणा को चुनावी दौर में एक और सौगात मिली है। पीएम मनमोहन सिंह ने फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखी। ये संयंत्र देश का पहला सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा। शुरुआती चरण में इसकी 2 यूनिट तैयार की जाएंगी जो साल 2020-21 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। इस पर कुल 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संयंत्र को बनाने में पूरी तरीके से भारतीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में देश के सबसे बड़े परमाणु बिजली संयंत्र का नींव पत्थर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने इस परमाणु बिजली संयंत्र का शिलान्यास करने पर कहा कि इस परमाणु बिजली संयंत्र के लगने से प्रदेश में बिजली समस्या दूर हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने संयंत्र का लगना प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताया। आपका खास ख्याल रखा है कि इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे और उनकी सुरक्षा में कोई कमी न आए। इस प्रोजेक्ट के जरिए इस इलाके का चुनाव काफी सोच विचार के बाद किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बड़ी परियोजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और प्रदेश की जनता को यकीन दिलाया कि परमाणु बिजली संयंत्र बनने से विकास के दरवाजे खुलेंगे। और मैं आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस अवसर पर यहाँ पर इतना बड़ा तोहफा जो आज लेके आए हरियाणा में, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संक्रांत के दिवस पे एक लोई से खुश किया जाता है, लेकिन आज हरियाणा को खुश करने के लिए आप 23,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में। आपको बता दें कि गोरखपुर में लगने वाला परमाणु बिजली संयंत्र 5 से 7 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ने गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण करने का जिम्मा लिया है। संयंत्र से 2,800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। संयंत्र लगाने की शर्त के मुताबिक प्रदेश को 65% बिजली मिलेगी। बाकी बिजली केंद्र अपने हिसाब से वितरित करेगा। वर्तमान में प्रदेश में 8,100 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि विभिन्न संयंत्रों के जरिए 5,600 मेगावाट बिजली ही मुहैया हो पा रही है। गोरखपुर बिजली संयंत्र की आधारशिला के साथ लोगों को उम्मीद जगी है कि भविष्य में ये बड़ा कदम साबित होगा। एवं तहलका हरियाणा के लिए फतेहाबाद से सुधीर कुमार और सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। और सुधीर कुमार इस वक्त फोनलाइन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, मंच से संबोधन किया गया, किस तरीके के दावे किए गए और किस तरीके का बताया गया इस संयंत्र को, क्या कुछ फायदा होने वाला है प्रदेश के लोगों को इससे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। बिजली की पैदावार के क्षेत्र में ये जो प्रोजेक्ट है पूरे देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे हरियाणा को काफी फायदा होने
की बात कही जा रही है अभी तक, क्योंकि इस परमाणु संयंत्र से जो प्रदेश की बिजली है वो 65% की बिजली जो हरियाणा को ही मिलने वाली है, जिससे फायदा तो काफी मात्रा में होगा। जी महेंद्र। जी सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त होशियारी लाल है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होशियारी लाल जी, स्वागत है वन तहलका हरियाणा पर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। होशियारी लाल जी, सीधा सवाल, कितना फायदा होने वाला है प्रदेश के लोगों को, कितना फायदा होने वाला है देश के लोगों को, और कितना फायदा होने वाला है सरकार को और कांग्रेस को इस संयंत्र से? इसका भी हमारे को प्रधानमंत्री। होशियारी लाल जी, आवाज आपकी साफ तौर पर नहीं आ रही है, चाहेंगे कि आपको दोबारा से कॉल किया जाए, दोबारा से आपसे बात करेंगे। तो आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, आज शिलान्यास किया गया है देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का, न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी आधारशिला रखी है। इसे बड़ी महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित योजना के तौर पर देखा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए यह बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी योजना थी, क्योंकि 1, 2, 3 डील करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही और इस डील को करवाने में उन्होंने अपनी सरकार तक को दांव पर लगा दिया था। और उसी डील का नतीजा है कि आज हरियाणा में यह बड़ा प्लांट लगा है। 2800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है। 4 यूनिट इसमें होंगी, 4 यूनिट होंगी, लेकिन पहले चरण में 2 यूनिट बनकर तैयार होंगी। 21,000 करोड़ रुपए का उस पर खर्च किया जाएगा। फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में यह प्लांट लगाया गया है और जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि बहुत फायदा होने वाला है प्रदेश के लोगों को। होशियारी लाल जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होशियारी लाल जी, सवाल सीधा यही कि कितना फायदा लोगों को होगा और कितना फायदा कांग्रेस को होगा इससे? ये जो प्रधानमंत्री जी ने हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है जी हरियाणा को जी, और ये 23,502 करोड़ का बजट है इसका जी, और 65% बिजली जो है वो हमारे हरियाणा को मिलेगी, जिससे आम किसान को और उद्योग को, व्यापारियों को, सबको इसका लाभ मिलेगा। और जो प्रगति होगी हरियाणा की, ये बहुत बड़ा सारे देश के अंदर सबसे बड़ा ये परमाणु संयंत्र जो है वो बनाया जा रहा है और सभी लोगों को इसका लाभ होगा और ये जो है बहुत तरक्की करेगा हमारा हरियाणा। इससे बिजली गरीब लोगों को, आम लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी और सभी को इसका फायदा होगा। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस को भी तो, कांग्रेस ने तो कर रही है, तो कांग्रेस का तो कुदरती, जब हम करेंगे तो लाभ तो हमें मिलना ही है जी, जनता को भी मिलेगा इसका लाभ। जी होशियारी लाल जी, यहाँ पर एक सवाल और ये भी, जब ये प्लांट का काम चल रहा था, अधिग्रहण किया जा रहा था, तो बहुत विरोध हुआ था उसका, धीरे धीरे विरोध शांत होता रहा और आज स्थिति यह है कि आधारशिला रख दी गई है, काम शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आप मानते हैं, आज ये दावा कर सकते हैं कि तमाम लोग इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है जी, संतुष्ट है, जब भी तो किसानों ने जमीन दी है जी जी, और इसका सभी रजामंदी से ये जमीन दी गई है और विपक्ष पार्टियों को तो हमेशा ही काम होता है, अच्छे काम का वो विरोध करते हैं। तो कभी भी उन्होंने कितना ही बढ़िया काम किया हो तो वो सराहते नहीं है, क्योंकि उनकी एक आदत बन चुकी है कि अच्छे काम का भी हमने विरोध करना है। विपक्ष पार्टियां नाराज है और जनता खुश है इस बात से। मैं आज भी वहाँ मौके पे थे, बड़े लोग खुश हो गए, ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए, जिंदाबाद करते हुए आ रहे थे। पूरा टोल का टोल आ रहा था और जो विपक्ष का तो एक बात होती है, अभी उन्होंने विरोध करना होता है जी। होशियारी लाल जी, इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में कई बिजली के प्लांट लगे हैं, लेकिन इस हर प्लांट के बाद यह दावा किया जाता था कि इस प्लांट के बाद हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अब एक और प्लांट लगाया जा रहा है, उसके बाद फिर यह दावा किया जा रहा है। कितना सच माना जाए इस बार के दावे को? दावा बड़ा, पहले भी जो मुख्यमंत्री जी ने झारली में क्षेत्र के अंदर यमुनानगर जो बिजली, आज तक विपक्ष पार्टियों ने, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला का राज रहा हो, चाहे अटल बिहारी केंद्र में उनका राज रहा, उन्होंने कभी भी एक प्लांट भी नहीं लगाया। फिर वो बातें करते हैं। और जो हुड्डा जी ने बनने के बाद जो है खेतर है, झारली है, यमुनानगर है, और उसके बाद जो इस बार जो बिजली है, गर्मी होते हुए भी सबको पूरी बिजली मिली है, कहीं भी कट नहीं लगा। और अब तो एक काम ढाणियों के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बिजली का जो फ्री ये काम किया है, उससे भी आम ढाणी के जो खेतों में ढाणियां बनी है उनको भी लाभ मिल रहा है और वो भी बड़े खुश है। हम गांवों में जाते हैं, हमें हर किसान मिलता है, बिजली हमें पूरी मिल रही है। आज अब सर्दी के अंदर भी बिजली में कोई कमी नहीं है। गर्मी के जो भयंकर गर्मी थी इस बार, उसमें भी बिजली कहीं कमी नहीं। लोगों को इस बात का एहसास हुआ है, अभी बिजली हमें 24 घंटा मिल रही है। कहीं भी किसी बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया, अभी हमें बिजली नहीं मिल रही। इतनी गर्मी में होते हुए बिजली लाइट हमें पूरी मिल रही है, आगे भी मिलती है। चलिए वो दूसरा पहलू है, वो
अलग मुद्दा है कि हरियाणा के लोगों को गर्मियों में बिजली मिल रही थी या नहीं मिल रही थी। बहरहाल खबर यही है कि प्लांट बड़ा है, प्रोजेक्ट बड़ा है और दावे बहुत बड़े हैं। होशियारी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ी परियोजना हरियाणा को मिली है और यूं कहा जाए कि देश के लिए बड़ी परियोजना है, क्योंकि इस प्लांट से जो बिजली बनेगी वो ना सिर्फ हरियाणा को मिलेगी बल्कि देश के दूसरे हिस्से को भी मिलेगी। 65% बिजली ही हरियाणा को मिलेगी और बाकी जो बिजली है वो देश के दूसरे हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे मांगेराम गुप्ता की, जिनके एक बयान ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वो इनेलो में हैं क्यों। पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी और वर्तमान में इनेलो नेता मांगेराम गुप्ता इनेलो में क्यों हैं? दरअसल मांगेराम गुप्ता ने आज पुंडरी में जो बयान दिया है उससे ये सवाल उठना लाजमी है। गुप्ता पुंडरी में व्यापार सेल के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में गुप्ता ने कहा कि जब जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला जेल गए थे तो चौटाला ने कहा था कि आप इनेलो की कमान संभालें। मांगेराम गुप्ता ने कहा कि इसलिए वो इनेलो में शामिल हुए थे, वो कभी भी इनेलो की नीतियों से प्रभावित नहीं हुए। अपने बयान में गुप्ता ने कुलदीप बिश्नोई पर भी निशाना साधा, लेकिन बड़ी बात यही निकलकर सामने आई कि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि वो चौटाला के कहने पर इनेलो में शामिल हुए थे। वो इनेलो से कभी प्रभावित नहीं हुए, इनेलो की नीतियों से कभी प्रभावित नहीं हुए, उल्टा इनेलो उनसे प्रभावित थी। तो ये बड़ा बयान दिया है मांगेराम गुप्ता ने। इनेलो वाले नेता जो हैं वो प्रभावित हुए मेरे से। जब ये टीचरों की भर्ती पर ये फैसला हाईकोर्ट का और इनके दोनों को बाप बेटे को 10-10 साल की सजा हुई, मेरा कोई संबंध इस बात से नहीं, मेरी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब वो जेल गए तभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। इस वक्त कृष्ण हैं हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। कृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे सवाल क्या कुछ पूछा गया था मांगेराम गुप्ता से और जवाब क्या कुछ मिला है? जी महेंद्र, आपको बताना चाहूंगा कल इनेलो का वो कार्यक्रम था पुंडरी की झंडामन धर्मशाला में। तो जब हमने क्वेश्चन किया कि आप पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद आपने हजकां ज्वाइन की और अब आप इनेलो में शामिल हैं, उन्होंने बताया कि मैंने कभी हजकां ज्वाइन नहीं की। मुझे तो कुलदीप आशीर्वाद लेने के लिए मुझे अपना बाप बनाकर ले गए थे। मैंने आज तक कभी हजकां ज्वाइन नहीं की। और जहां तक इनेलो का सवाल है तो मैं कभी इनेलो से प्रभावित नहीं हुआ, ना ही इनेलो की किसी नीतियों से प्रभावित हुआ। जब इनेलो नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सजा हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था दिल्ली में कि आप जब हम जेल में हैं तो गुप्ता साहब आप पार्टी की कमान संभालें। जी, तो इसी के बाद उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या यहाँ पर पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा गया क्या अब वो जब इनेलो के लिए प्रचार करते हैं वोट भी उन्हें मांगने पड़ेंगे जब वो इनेलो नेता है, तो फिर किस चीज को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे? इनेलो की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे या फिर किस चीज को लेकर जाएंगे? जी सर, महेंद्र आपको बताना चाहूंगा, जब हमने कहा कि जैसे इनेलो नेता, एक इनेलो के वरिष्ठ नेता का बयान था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि युवाओं को कमान संभाली जाएगी इनेलो पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि जी कृष्ण, इस वक्त मांगेराम गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुद इनेलो नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मांगेराम गुप्ता जी एवं तहलका हरियाणा पर आपका। धन्यवाद। मांगेराम गुप्ता जी, आपने बयान दिया है कि आप इनेलो की नीतियों से प्रभावित नहीं हैं, आप इनेलो में इसलिए हैं क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ने आपको कहा था। आप इस बात की पुष्टि करते हैं? हाँ जी, तो फिर मांगेराम गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आप फिर इनेलो में हैं क्यों? सिर्फ चौटाला के कहने पर इनेलो की नीतियों में आपका कोई विश्वास नहीं है? ये कब कहा मैंने कहा प्रभावित की बात जो थी, मैं प्रभावित होकर नहीं हुआ। ओम प्रकाश चौटाला मेरी बातों से प्रभावित हुए, उन्होंने मेरे को वेलकम किया है, मेरे को मजबूर किया अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए और मैंने ज्वाइन किया है। जी, लेकिन मांगेराम गुप्ता जी, यहाँ पर नीतियों को लेकर आपने कहा है कि नीतियों से कभी प्रभावित नहीं हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है उस पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े होते हैं जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। नहीं, देखिए इसको किस तरह से आप सोचते हैं मुझे नहीं पता। मैंने ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि आप किस बात से प्रभावित होकर उस पार्टी में शामिल हुए हैं। जी, मैंने ये कहा मैं प्रभावित नहीं हुआ, मेरे को प्रभावित
मेरी बात से वो प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें इच्छा जाहिर की आप हमारी पार्टी में आइए, और मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। जी मांगेराम गुप्ता जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस के नेता या दूसरी पार्टियों के नेता जब इस बयान को सुनेंगे और खुद इनेलो के नेता जब इस बयान को सुनेंगे तो उनके बीच में क्या संदेश जाएगा? मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरे सामने, मैंने उनके सामने कहे, मेरे पे उसमें कोई सारे खुश हैं इस बात से। जी नहीं मांगेराम गुप्ता जी, ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कांग्रेस वाले कल को ये कहेंगे कि इनेलो के नेताओं की खुद इनेलो की नीतियों में भरोसा नहीं है, वो उससे प्रभावित नहीं है, तो फिर जनता को किस तरीके से प्रभावित कर पाएंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो जो कुछ कहेंगे मुझे इस बात की, मैंने अपनी बात जो बता दी, कांग्रेस वाले क्या कहेंगे मुझे क्या दिक्कत है, कहते रहेंगे। मांगेराम गुप्ता जी, आप मानते हैं कि जो ये आपका बयान है ये पार्टी लाइन से हटकर नहीं है? नहीं, कोई पार्टी लाइन से नहीं, मैंने पार्टी ज्वाइन की है, उसकी उन्हें मेरे पर विश्वास किया है, और मैंने कहा उनका मैं साथ दूंगा। जी, लेकिन मांगेराम गुप्ता जी, कल को आप जनता के बीच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको इनेलो की नीतियों का बखान करना पड़ेगा, उन्हीं नीतियों का जिनसे आप प्रभावित नहीं हैं। मैंने कहा है, ये करता हूं, मैं कहता हूं कि आज जो कांग्रेस की नीतियों में जो खराबी है, लोग नाराज हैं, और इस हुड्डा सरकार को बदलने के लिए इनेलो पार्टी और ओम प्रकाश चौटाला ही इसमें साबित होते हैं, ये टूट गए, इसलिए हमने इसको इनेलो को ज्वाइन कर लिया। जी, वहीं मांगेराम गुप्ता जी, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, आपने इनेलो को ज्वाइन किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस को हराना चाहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराना चाहते हैं। यहाँ पर अभी भी वो स्थिति साफ नहीं है कि इनेलो की नीतियों में वो दम है जो आपको प्रभावित कर सके। नहीं, इनेलो की नीतियों की तो आगे मैं उनके साथ चलूंगा, सभी नीतियों की बात है। नीति तो क्या, मैंने तो अभी तो मेरा मकसद पहले तो कांग्रेस मैंने इसी बात पे छोड़ी है कि हुड्डा हारना चाहिए, उसने मेरे को मजबूर किया कांग्रेस छोड़ने के लिए, इसलिए मेरे दिमाग में ये है कि इनेलो के अलावा ओम प्रकाश चौटाला का कांग्रेस को हरियाणा में हरा नहीं सकता कोई। जी, इच्छा यही थी कि इसको हुड्डा को हराने के लिए, इसलिए मैंने इनेलो ज्वाइन कर लिया, उन्होंने मेरे को लाइक किया है। जी, मांगेराम गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनता किसी व्यक्ति विशेष के लिए वोट नहीं देती या उसको नहीं देनी चाहिए, जबकि जो पार्टी अच्छी नीति जिस पार्टी की होती है उसको वोट देनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि मुद्दा ये होना चाहिए? नहीं, बात ये, मैंने जो इनेलो अब कहा, जो इनेलो की अब नीति, मैंने उसका विरोध नहीं किया जी। मैंने ये कहा है कि मैं पहले हमेशा विरोध में रहा हूँ लोकदल की पार्टी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़े हैं जी, लेकिन आज मेरे सामने जो है कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस को ने मेरे को मजबूर किया छोड़ने के लिए, मैंने छोड़ दी। और मेरा मुद्दा पहले यही है कि भाई एक हुड्डा कांग्रेस हारनी चाहिए, उसको हराने के लिए सक्षम हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला और उसकी इनेलो पार्टी है जी। उन्होंने मेरे को उन्हें इच्छा की है कि हम चाहते हैं आप हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे साथ आ जाएं। जी, मैंने इस बात को उनकी डिमांड को स्वीकार करके मैंने इनेलो पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उनकी नीतियों के साथ, उनके नेताओं के साथ मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, उनके साथ जा रहा हूँ। जी, मांगेराम गुप्ता जी, ये जो आपकी लाइन है, आपने कहा है कि उन्होंने कहा इसलिए मैं शामिल हुआ, इस बात को किस तरीके से इनेलो लेगी और इस बात को किस तरीके से कांग्रेस और दूसरी पार्टी इनेलो ठीक ले रही है? ये कोई बात नहीं होती कि मैं कोई अपने स्वार्थ में उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में ज्वाइन कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात, वजनदार बात है कि एक आदमी तो आज पार्टी बदल के अपने लालच में कहता है जी मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करा लो मेरे को। जी, अरे वो पार्टी मेरे को कहेगी आप हमें जरूरत आप ज्वाइन करा लो, इसमें कितना फर्क समझते हैं आप? जी, मांगेराम गुप्ता जी, एक सवाल और, आपने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारने चाहिए, कांग्रेस हारनी चाहिए, इसमें जनता कहाँ है, जनता के मुद्दे कहाँ है? आपने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारने चाहिए, कांग्रेस हारनी चाहिए, आपका मकसद सिर्फ इतना है, इसमें जनता कहाँ है, जनता के मुद्दे कहाँ हैं? जनता के मुद्दों को बगैर कैसे रहेंगे? जनता के खिलाफ ये बात चल रही है, जनता नाराज है इससे हर तरह से, इसलिए इसको हराने की जरूरत है। जी, मांगेराम गुप्ता जी, जब तक कांग्रेस नहीं हारेगी, हुड्डा नहीं हारेगा, तब तक और कांग्रेस का क्या बिगड़ेगा? तब लोग नाराज है, वो जब नाराज है उससे तभी तो हराएंगे इसको। जी, गुप्ता जी, आखिरी कमेंट, क्या आप इनेलो की नीतियों में इस वक्त विश्वास रखते हैं? क्या प्रभावित हैं इनेलो की नीतियों से, या अभी आप मानते हैं कि चौटाला के कहने पर ही आपने इनेलो को ज्वाइन किया था? मुझे बड़ा दुख होता है, इस बात को रिपीट करने की जरूरत क्या है? वो मेरे को लाइक करते हैं, जब उनके साथ जा रहा हूँ तो नीति में विश्वास हो ही गया। जी जी जी, नीतियों का काम विरोध कर रहा हूँ। जी जी, गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो विरोध में, ये जो मैंने सवाल किया वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भाई आप इनेलो के किस बात पर प्रभावित हुए हैं जो ने ज्वाइन किया, इसका जवाब है मेरे पास। जी जी जी, मैं किसी पार्टी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने मेरे से प्रभावित होकर मेरे को ज्वाइन कराया। जी, इसको आप फर्क को किसी तरह से कह लें।
जी मांगेराम गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अच्छी बात यह कि आप बेबाकी से राय रखते हैं, और ज्यादातर नेताओं से जब इस तरीके के मुद्दों पर बात की जाती है तो उनका पहला ही कमेंट ये होता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन मांगेराम गुप्ता ने जो बाइट वहां पर जो पत्रकारों को बयान दिया था, वही बात वो एवं तहलका हरियाणा पर फिर दोहरा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि इस बात को इनेलो किस तरीके से लेगी और दूसरी पार्टियां किस तरीके से लेंगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मांगेराम गुप्ता अपने बयान पर कायम है। और अब बात सीडी मामले की होगी। दरअसल लोकायुक्त से मिले हैं अशोक अरोड़ा और रामकिशन फौजी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सीपीएस रामकिशन फौजी की इनेलो ने एक सीडी जारी की थी। इसी को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा और सीपीएस रामकिशन फौजी आज लोकायुक्त से मिले। लोकायुक्त ने इनेलो से सीपीएस पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मांगे हैं, जिसके बाद अशोक अरोड़ा ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इनेलो की तरफ से जारी की गई सीडी भी पेश करेंगे और साथ ही साथ उस आदमी को भी पेश कर देंगे जिसने ये सीडी बनाई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की सीडी का मामला लोकायुक्त के पास है। सोमवार को चंडीगढ़ में रामकिशन फौजी की सीडी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रामकिशन फौजी और इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा और विधायक कृष्णलाल पंवार मौजूद थे। सुनवाई के बाद सीपीएस रामकिशन फौजी की तरफ से लोकायुक्त अदालत में पेश हुए वकील एसके गर्ग ने कहा कि लोकायुक्त के पास ओरिजिनल सीडी उपलब्ध नहीं है और ये एकमात्र सीडी की कॉपी है, इसलिए इसकी जांच किसी लैब में नहीं करवाई जा सकती। अगर हमने अपना पक्ष रखा, हमने कोर्ट को बताया कि अब तक ये कहाँ थे, इनको एविडेंस देना चाहिए था कोर्ट के अंदर, पर कोर्ट ने उन्होंने कहा जी हमें 2 दिन का समय 3 दिन का समय दिया जाए, हम अपनी एविडेंस देंगे। तो कोर्ट ने उनको 3 दिन का समय दे दिया, केस 16 के लिए रख दिया है, 17 सॉरी इट इज 17। वहीं सीपीएस रामकिशन फौजी ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हमने अपना पक्ष रखा, अगर सामने सारा मुझे बता दिया था मेरे वकील साहब ने, और बताएंगे। उधर इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि रामकिशन फौजी सीडी में सीएलयू के नाम पर पैसे मांगते हुए दिखाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने लोकायुक्त के सामने तमाम सबूतों के साथ साथ उस आदमी को भी पेश करने की बात कही जिसने ये सीडी बनवाई थी। कि आप एफिडेविट दो, जो आपके पास एविडेंस है आप उन्हें दीजिए। हमने टाइम मांगा 3 दिन का, उन्हें हमें टाइम दिया 3 दिन। वो कह रहे हैं कि जो सीडी है वो कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर कैसे उसकी जांच हो सकती है? हम वो आदमी भी ला के देंगे इनके सामने जो आदमी पैसे मांग रहे। जांच तो सीडी की ओरिजिनल सीडी होती है, उसके बारे में इनको ला के देंगे कि इसको चेक करा लो लैब में। सीधी सी बात है, 2 ही चीजों पे सरकार तो ये चाहती है कि पैसे लिए कि नहीं लिए, हम ये चाहते हैं ये फौजी है कि नहीं है, ये पैसे मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। अगर इसने पैसे मांगे तो इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सीडी मामले की जांच अब काफी अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। बहुत जल्द लोकायुक्त इस मामले में जांच प्रक्रिया को पूरा करके अपना फैसला सुना सकते हैं। फिलहाल इस मामले में 17 जनवरी अगली तारीख रखी गई है। 17 तारीख को इनेलो नेता तमाम पुख्ता सबूतों के साथ सीडी बनाने वाले आदमी को भी पेश कर सकती है, जो इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। एवं तहलका हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर। और पवन सिंवर इस वक्त फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, किस मोड़ पर है इस वक्त जांच, कितने दिन में हो सकता है जांच पूरी हो जाएगी और कब तक फैसला आ सकता है? देखिए महेंद्र, जिस तरीके से आज दोनों ही पक्ष जो रामकिशन फौजी है जिन पर इनेलो ने आरोप लगाए थे सीडी के जरिए, दोनों ही पक्ष इनेलो के प्रदेश अशोक अरोड़ा इस लोकायुक्त की अदालत में पहुंचे थे और 17 जनवरी का 3 दिन का वक्त लिया है
अशोक अरोड़ा ने कहा है कि वो पुख्ता सबूत जो सीडी से संबंधित जो सबूत है वो लोकायुक्त के सामने रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीडी बनाने वाले शख्स को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन 17 जनवरी के मामले में तारीख दी गई है, 17 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है महेंद्र, लेकिन लग नहीं रहा है कि इस मामले में इतना ज्यादा जल्दी कोई हल निकल कर आएगा कि मामला किसी नतीजे तक पहुंचेगा, ऐसा अभी लग नहीं रहा है। लेकिन हालांकि 17 जनवरी को शाम को 4 बजे एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें इनेलो अपना पुख्ता सबूत लोकायुक्त के सामने रखेगी। जबकि रामकृष्ण फौजी अपने आप को एक बार फिर निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जी पवन, अशोक अरोड़ा की तरफ से यहाँ पर 3 दिन का वक्त मांगा गया है। आखिर 3 दिन क्यों, जबकि उनका ये कहना है कि उनके पास तमाम सबूत है, कभी भी ले लिए जाए। देखिए महेंद्र, ये एक कोर्ट लोकायुक्त के अंदर जो एक कोर्ट की कार्रवाई है, इसके अंदर उनको एक एफिडेविट जो शपथ पत्र दाखिल करना है। शपथ पत्र के ऊपर ये इस तरीके के तमाम जो उनके पास सबूत है जो वो दे रहे हैं कोर्ट में, सारी महेंद्र लिखित कार्रवाई जो है वो शपथ पत्र के जरिए इनेलो की तरफ से दी जाएगी, जिसके अंदर वो ये बताएंगे कि उनके पास कौन कौन से सबूत है इस सीडी से संबंधित। तो ये तमाम तरह के जो दस्तावेज है उसको तैयारी के लिए और इनेलो ने 3 दिन का वक्त मांगा था, तो उन्हें लोकायुक्त की तरफ से दिया गया है। और दोबारा इस मामले में 17 जनवरी को शाम को 4 बजे दोनों पक्षों को फिर पेश होना होगा। जी पवन, इससे पहले जब ये मामला लोकायुक्त के पास गया था, सरकार ने जांच सौंपी थी, तो उस वक्त कहा यह जा रहा था कि जांच इस बात पर होगी कि पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, सीएलयू हुआ है या नहीं हुआ है। अब जांच की दिशा क्या कुछ बताई जा रही है, और जो जांच की दिशा है, जिस तरीके की जांच लोकायुक्त कर रहे हैं, क्या इनेलो उससे संतुष्ट है? देखिए महेंद्र, फिलहाल मामला लोकायुक्त की अदालत में जरूर है, लेकिन इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा है, उनका ये आज भी यही कहना था कि सरकार रामकृष्ण फौजी को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। वो ये उनका ये सरकार का ये कहना है कि जो सीडी में जिस जमीन का जिक्र हुआ, इस तरह की कोई जमीन मौजूद नहीं है और इस तरह का कोई लेन देन भी पैसों का नहीं हुआ है। लेकिन इनेलो ने ये मांग की है कि इस मामले की जाँच ये होनी चाहिए कि इसमें रामकृष्ण फौजी की आवाज है, रामकृष्ण फौजी की तस्वीर है। तो इस तरीके से इनेलो इस मामले की जाँच इस तरीके से करवाने की बात कर रही है। उनका कहना है कि लोकायुक्त को इस मामले में ये देखना चाहिए कि जो सीडी बनी है उस सीडी में रामकृष्ण फौजी खुद मौजूद है और आवाज उनकी है और वो पैसे मांग रहे हैं। चाहे वो पैसों का लेन देन हुआ हो या ना हुआ, वो जमीन कहीं है या नहीं है, इस आधार पर जांच नहीं होनी चाहिए। अब महेंद्र, देखना ये होगा कि लोकायुक्त इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं, वो उनके विवेक पे निर्भर करता है कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। अगर वो इनेलो का पक्ष सुनते हैं तो हो सकता है कि इस मामले में वो सरकार से भी जवाब मांग सकते हैं, लेकिन वो पूरा मामला महेंद्र लोकायुक्त के विवेक पर है कि लोकायुक्त इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। जबकि इनेलो ने ये आरोप लगाया है कि सरकार रामकृष्ण फौजी को बचाने की कोशिश कर रही है। जी पवन, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि लोकायुक्त के पास पुख्ता सबूत नहीं है, ओरिजिनल सीडी मांगी गई है। इस वक्त क्या कॉपी है सीडी की, और सीडी की कॉपी है तो क्यों है, और आगे क्या कुछ रहने वाला है, और तकनीकी पहलू क्या है? क्या कॉपी की जांच नहीं हो सकती, ओरिजिनल सीडी ही चाहिए उसके लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से महेंद्र जो लोकायुक्त के पास जो मौजूद सीडी है वो सीडी है जो इनेलो ने जारी करी थी, उसके बाद जो उसकी कॉपी सरकार को दी थी या उसकी कॉपी जो थी सीडी की वो लोकायुक्त या राज्यपाल को इनेलो ने सौंपी थी। लोकायुक्त ये कहना है कि उनके पास ओरिजिनल जो ये सीडी है वो अभी तक नहीं आई है। महेंद्र, जो कॉपी सीडी है तो उसकी अगर किसी लैब से अगर लोकायुक्त जांच करवाना चाहते हैं, उस सीडी की अगर जांच लोग किसी लैब से करवाना चाहते हैं तो उसमें कॉपी जो सीडी है तो उसके अंदर वो जांच सही नहीं मानी जा सकती। ऐसे में ओरिजिनल जो सीडी है, जो पहली सीडी जो बनी है, उस सीडी की जरूरत हो सकती है। तो ऐसे में जो ओरिजिनल सीडी है वो लोकायुक्त से मांग की है, तो वो इनेलो ने कहा है कि वो उनको ओरिजिनल सीडी उपलब्ध करवाएंगे और जिसके बाद उस ओरिजिनल सीडी की किसी लैब से इनेलो ने जांच करवाने की मांग की है, ताकि ये सही साबित हो सके कि इसमें जो आवाज है वो रामकृष्ण फौजी की है और जो तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं वो रामकृष्ण फौजी है, उससे किसी तरीके की एडिटिंग नहीं की गई है। जी बिल्कुल, पूरे मामले की जांच जारी है, पूरे मामले की सुनवाई हो रही है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, सीडी सही थी या गलत थी। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात राव इंद्रजीत सिंह की करेंगे, जिन्होंने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। गुड़गांव से कांग्रेसी सांसद राव इंद्रजीत सिंह के बगावती सुर लगातार जारी हैं।
राव इंद्रजीत सिंह सोमवार को कनीना में आयोजित एक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मंच से उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उनके निशाने पर रहे सीएम ही, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री का। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी आरती राव भी मौजूद थी। अक्सर विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर सीएम हुड्डा पर हमला करने वाले राव इंद्रजीत सिंह के तेवर अब भी नरम नहीं पड़े हैं। उन्हें जब भी और जहां भी मौका मिलता है वो अपनी बात कहने से नहीं चूकते। सोमवार को कनीना में एक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राव के निशाने पर सीएम हुड्डा ही रहे। इस मौके पर उन्होंने सड़कों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा का 400 करोड़ रुपया सालाना बजट हुआ करता था, 400 करोड़ रुपया। और उस टाइम के ऊपर स्कूटर पे हम चला करते थे, मोटरसाइकिल पे चला करते थे और सर पर दौड़ा करते थे। आज 28,000 करोड़ रुपया हरियाणा का सालाना का बजट हो गया, जिसका 60% गुड़गांव अकेला देता है। आज ट्रैक्टर को इन सड़कों के ऊपर चलने में मुश्किल होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? पैसा कहाँ जाता है हमारी तो समझ में नहीं आता। इस दौरान राव ने कहा कि अगर किसी की नीयत साफ हो तो पैसा इतना है कि पूरे प्रदेश को खुशहाल किया जा सकता है। नीयत अगर नीति साफ हो तो पैसा तो बहुत है। अगर इस बात पैसे का सदुपयोग हो तो सारा हरियाणा इसका इस्तेमाल करके हुए और खुशहाल कहलाया जा सकता है। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनकी बेटी और इंसाफ मंच की उपाध्यक्ष आरती राव भी मौजूद थी। पिता जब ये लड़ाई लड़ने लगे थे तो बिल्कुल अकेले थे। जब इंसाफ मंच का गठन हुआ था तो मैंने कहा था मैं आपका साथ दूंगी। तो आज इतने सारे लोगों को देखकर मुझे बेहद खुशी होती है कि आप सब हमारे साथ। उधर गुड़गांव में भी इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में सीएम हुड्डा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंसाफ मंच के प्रवक्ता जीएल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। हुड्डा की हरियाणा सरकार ने हमारे यहाँ गुड़गांव जिले के विभिन्न कस्बों के गांवों के हजारों एकड़ जमीन के सेक्शन 4 के नोटिस दिसंबर माह में षड्यंत्र के तहत जारी कर दिए। जमीनों की जो लूट उन्होंने पहले की है उसका एक और नमूना किसानों के यहाँ पे नोटिस जारी करके दिसंबर में इन्होंने अपना परिचय सबूत दिया है कि हम किसान विरोधी हैं। जो हरियाणा सरकार की नीति है किसानों की जमीन लूटने की, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हमने किया और ज्ञापन दिया। राव इंद्रजीत सिंह पहले ही कांग्रेस की टिकट से आने वाला चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अपने इस ऐलान के बाद उन्होंने इंसाफ मंच बनाया है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसके साथ जोड़ने का आह्वान भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह या तो अपने इंसाफ मंच से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और दल में जाएंगे। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कब और कैसे। एवं तहलका हरियाणा के लिए कनीना से राजीव के साथ गुड़गांव से सुनील कुमार। जी हाँ, कब जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे और कौन सा दल उन्हें रास आएगा, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इस वक्त जीएल शर्मा है, हरियाणा इंसाफ मंच के मीडिया प्रभारी हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। जीएल शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, धन्यवाद। जीएल शर्मा जी, आज की खबर पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब कब तक मिल जाएगा कि अगली रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? राव इंद्रजीत सिंह की किस पार्टी में जाएंगे, किस बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे, कब जवाब मिलेगा? क्या आज मिल सकता है? नहीं, देखिए, ये जो अधिकार है ये हमारे माननीय मंच के जो अध्यक्ष है सांसद राव इंद्रजीत सिंह, उन्हीं का अधिकार है। और हम ये समझते हैं, हरियाणा के समस्त हरियाणा के लोग इस बात को समझते हैं कि एक अच्छा सच्चा और ईमानदार नेता जो 35 साल का टेस्टेड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है और हरियाणा के समान विकास की, नौकरियों की, सब जगह की बात करके इंसाफ दिलाने की बात करने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने समस्त हरियाणा में इंसाफ मंच बना के हरियाणा के सभी समुचित वर्गों का, सभी जिला का और पानी, बिजली, सब तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का जो समान करने की जो उन्होंने बात ठानी हुई है और करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो उन्होंने वादा किया हुआ है, मन बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी जो संघर्ष की लड़ाई है उसको जारी रखा है। और
खास तौर से हरियाणा में युवाओं के साथ जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए रोजगार की में क्षेत्रवाद हावी हो गया है, डेवलपमेंट में क्षेत्रवाद हावी हो गया है। हर चीज में जितना जम के शोषण किसानों का इस सरकार ने किया है, युवाओं का शोषण किया है, लोगों को पानी के मामले की अगर हम बात करें तो ये सरकार आई थी इस मुद्दे पे कि हम समान बंटवारा करेंगे, हर जगह समान संसाधनों का बंटवारा होगा, वो नहीं हुआ है। इन बातों को लेकर सांसद राविंद्र सिंह समस्त हरियाणा में मुहिम छेड़े हुए हैं। और हमारे जीएल शर्मा जी, जो स्थिति आप बता रहे हैं, कब से ये स्थिति है? ये स्थिति पिछले 5-6 साल से, तो जबा के देख 2007 में मुख्यमंत्री गुड़गांव आए थे जी। उस वक्त उन्होंने 750 करोड़ की ढोल पीट रखा था कि हमने विकास के पैसे जारी कर दिए गुड़गांव में जी। और एक रैली थी मुख्यमंत्री हुड्डा जी की, उसमें सांसद राविंद्र सिंह ने कहा कि मैं तो यहाँ से निकलता हूँ, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का इंतजाम नहीं है, बुरी हालत है गुड़गांव के लोगों की, आपको 750 करोड़ लग गए। कहाँ लग गए? जब से लेके लगातार हरियाणा के लोगों के साथ जो अनजस्टिफिकेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हर चीज में हो रहा है, हर संसाधन में हो रहा है, एक क्षेत्र विशेष ही पूरा हरियाणा बन गया है, उन बातों को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, 35 साल से जीएल शर्मा जी, ये सवाल तो आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा ना कि अब ही क्यों? इससे पहले तो लगातार उसी सरकार का हिस्सा थे, उसी सरकार का साथ देते थे। नहीं, सरकार का हिस्सा नहीं थे, उस पार्टी के हिस्सा थे। पार्टी का हिस्सा थे, उस पार्टी की सरकार थी। उस पार्टी में रहते हुए हरमन से सांसद राविंद्रजीत सिंह ने पिछले 7 सालों से लगातार हरियाणा के लोगों की आवाज बुलंद की है। कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी आवाज बुलंद की है, हरियाणा के जनता को इंसाफ मिले इसकी आवाज बुलंद की है। चाहे वो गुड़गांव की रैली में बोले, पानी का मुद्दा सबसे पहले सांसद राविंद्र सिंह ने उठाया और जल प्रबंधन रैली करके बताया कि 20 जिलों में लगातार बराबर का पानी क्यों नहीं मिल रहा, जो वर्तमान पर हरियाणा का है, वो केवल 2 जिले क्यों खा रहे हैं। जो ये सरकार नीति लेके आई थी तो हर जगह सवालिया निशान लगाते रहे हैं। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण जो हुआ है उस बेल्ट में युवाओं को रोजगार, सरकारी तो छोड़िए प्राइवेट में भी रोजगार नहीं है। लैंड की एक्विजिशन के खिलाफ कितनी बार उन्होंने आवाज उठाई है और पीछे चंडीगढ़ में उठाई और उसके बावजूद लगातार उठाते रहे हैं कि भाई यहाँ पे किसान की सहमति से लैंड एक्विजिशन होना चाहिए। और उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्लेटफॉर्म पे और केंद्रीय प्लेटफॉर्म पे दोनों जगह आवाज उठाई और जब नहीं सुनाई हुई, एक व्यक्ति विशेष की कांग्रेस बन गई, जो प्रदेश का सरकार का भी मुखिया वही है और कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया है, तो जेबी पार्टी बना ली। तब उसके बाद उन्होंने देखा यहाँ न्याय नहीं मिलेगा हरियाणा के लोगों को, तो इंसाफ मंच का इंसाफ मंच का गठन हुआ। लेकिन जीएल शर्मा जी, आगे की दिशा आप लोगों की अभी भी तय नहीं है। आपके समर्थक भी निश्चित तौर पर ये जानना चाहते होंगे जी सर, आपके समर्थक भी निश्चित तौर पर ये जानना चाहते होंगे कि आगे हमें करना क्या है, किस पार्टी से जुड़ना है, किस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखना है, या हमारा खुद का एक कोई दल होगा? देखिए, मैं बताऊं, हमारे समर्थकों को और हरियाणा की जनता को मैं बताना चाहता हूं, सांसद राव इंद्रजीत सिंह का लक्ष्य चंडीगढ़ की कुर्सी है, लोगों को न्याय दिलाने की बात है। लक्ष्य उन्होंने अपना बनाया हुआ है लोगों को इंसाफ दिलाने का, और उसके लिए जो भी उचित दल से समझौता हो गया दल में वो जाएंगे। वो आपको नहीं लगता शर्मा जी देरी हो रही है? अब तो चुनाव सिर पर है। नहीं, देरी इसलिए नहीं हो रही कि सांसद राविंद्र सिंह जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से पार्टी शुरू हो जाती है, और हमारे कार्यकर्ता इस बात को अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए लोगों के समान बंटवारे की, संसाधनों के समान बंटवारे की बात को लेकर जो उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है समस्त हरियाणा में, वो जहाँ से भी उनको इंसाफ दिलाने में सक्षम होंगे वो वहां पे जाएंगे या किसी दल से गठबंधन करेंगे। वो अधिकार केवल उनका है, और मैं समझता हूं कि अब ज्यादा समय नहीं है, जल्दी वो अपने 35 साल के अनुभव का जो लाभ क्षेत्र की हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं वो समय अब जल्दी आ गया। लेकिन जो वो करेंगे वो उनके मुखमंडल से ही ज्यादा अच्छा लगेगा, और आने वाले निकट समय में ही आप देखेंगे कि हरियाणा की राजनीति एक नई करवट लेगी। शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि ये अधिकार उन लोगों को होना चाहिए जो राविंद्रजीत सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, इंसाफ मंच के साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, जो सांसद राविंद्रजीत सिंह के साथ जुड़े हरियाणा के साथी, हमारे पदाधिकारी और जनता ने जो प्यार दिया है उनसे आशीर्वाद सांसद ने ले लिया है, और हम सब ने उनको अधिकार दे दिया है क्योंकि अनुभव उनका ज्यादा है, 35 साल का राजनीति का कैरियर, और लोगों का जो उन्होंने इंसाफ मंच के लिए जो सोच रखा है सबको बराबर इंसाफ देंगे, उसके लिए जो उनकी लक्ष्य की पूर्ति
जहां भी उन्होंने दिखाई देगी हमने उनको अधिकार दिया हुआ है। जी, तो बहरहाल ये सवाल बना ही रहेगा, कब, कहां और कैसे। जीएल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। अगर मौका मिलेगा तो हरियाणा का वोटर दिखाएगा कि वो जाति धर्म की राजनीति नहीं करता। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा में चुनाव लड़ने के साथ साथ वो अपनी रणनीति भी लगातार तय कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। दिल्ली की राजनीति में जीत का डंका बजाने के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में होने वाले चुनावों के लिए भी कमर कस ली है। आप के नेता योगेंद्र यादव पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में योगेंद्र यादव प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में 2 दिन से डटे हुए हैं। सोमवार को योगेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस चुनाव में हरियाणा के लोग जाति और धर्म को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी का साथ देंगे और आपको ही चुनेंगे। आम आदमी पार्टी जरूर ये करेगी और हरियाणा के वोटर को पिछले 18 साल से मौका नहीं मिला है। अगर मौका मिलेगा तो हरियाणा का वोटर दिखाएगा कि वो जाति धर्म की राजनीति नहीं करता। योगेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा में चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और उन्हें भारी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। यादव ने कहा कि इसी जन समर्थन के चलते उनकी पार्टी हरियाणा की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च किया, उसके बावजूद हम खड़े हुए। जहां जनबल होता है वहां धनबल और बाहुबल खड़ा नहीं हो सकता। ये हमारी आस्था है। जो कुछ भी हम हैं इसी आस्था के सहारे हैं। तैरेंगे तो इसी आस्था के सहारे, डूबेंगे तो इसी के कारण। यादव ने ये भी कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो भी हरियाणा से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने अभी तक हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, बल्कि गुमनाम चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई चेहरा नहीं है, पर देखिए तो गुमनाम चेहरों की राजनीति होनी चाहिए ना, कुछ तो हो, कितना अच्छा होगा। नहीं, लोकसभा के उम्मीदवार आप हरियाणा में कब तक डिसाइड करेंगे? क्योंकि चुनाव में मुद्दा रहता है कि लोकसभा के उम्मीदवार अगर से पहले अगर कर दीजिए तो लोग उसको जितना जल्दी हो जाए अच्छा रहता है। कोशिश कर रहे हैं, अगले कुछ हफ्तों में हम निर्णय ले पाएंगे इसके बारे में। अभी तक तय नहीं। दिल्ली फतेह के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटी है। योगेंद्र यादव लगातार लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रही हैं और आपका दावा है कि 26 जनवरी तक वो 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ लेगी। हरियाणा में नौकरियों और जमीन से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ने का दम भर चुकी आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। एवन तहलका हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। इसी के साथ हरियाणा टुडे में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए अपना पसंदीदा न्यूज चैनल A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।